अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मैं हूं शाहिद नवाज़। और जैसा कि आपको पता है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से हमारी पॉडकास्ट की एक सीरीज़ चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम फिर हाज़िर हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं अक्सा अमीन। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या है। बेसिकली मेंटल हेल्थ को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? जी, जिस तरह हमारी जिस्मानी सेहत होती है इसी तरह हमारी एक जहनी सेहत होती है। सही। जिस्मानी सेहत के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप फिजिकली फिट हैं, आपके सारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ में भी आप इमोशनली स्टेबल हैं, बिहेवियरली स्टेबल हैं और फंक्शनली स्टेबल हैं, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये गुड मेंटल हेल्थ के साइन है। इसी तरह अगर किसी वजह से आपकी डेली फंक्शनिंग में डिसरप्शन आ रहा है, आप नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फंक्शनली आप स्टेबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये बैड मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। सही। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन तो होगी। अभी सिंस हमारा जो टॉपिक है प्री मैरिटल काउंसलिंग है, तो हम इसको शादी के हवाले से ही हमारी बातचीत होती है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि मेंटल हेल्थ का जो शादी है उसके अंदर कितना रोल है? बेसिकली मेंटल हेल्थ किसी भी रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। अगर दोनों पार्टनर्स मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, सेल्फ अवेयर हैं, तो उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स बाकी नॉर्मल जो लोग हैं अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है तो उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स बहुत अच्छे होंगे, उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होगा। बेसिकली जो मेंटल हेल्थ है ना, वो आपको एक ये स्पेस प्रोवाइड करती है कि आप खुद को जानें, सेल्फ अवेयर हों, आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना जानते हों, दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना जानते हों, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आप हेल्दी वे में कर सकें। सिमिलरली आप रिसेप्टिव हों कि आप दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को किस तरह परसीव कर रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि जो शादी है ये सिर्फ एक इंसान की जर्नी नहीं होती है, दो लोग मिल के इस गाड़ी को लेकर चलते हैं। तो इसमें दोनों लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है और मेंटल हेल्थ इसमें बहुत मेजर अपना वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होगा और ये बहुत ईजी, मतलब टाइम के साथ साथ ये अच्छा नर्चर भी करेगा। अच्छा, मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो शादी से पहले कौन से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं और उनको कैसे कैटर किया जा सकता है? बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं जो बोथ जेंडर को फेस करने पड़ते हैं बिफोर मैरिज, जिसमें सबसे पहले फियर ऑफ कमिटमेंट आ जाएगा। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो डर होता है, फीमेल्स में भी ये इसका वो फियर ऑफ कमिटमेंट उसी तरह ही है जिस तरह मेल्स में है कि शादी के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है, आपने अपनी इमीडिएट फैमिली को भी देखना है, पेरेंट्स को, इन सब को, और आपने फिर एक बीवी का भी साथ मैनेज करना है। इसी तरह लड़कियों के लिए ये होता है कि एक नए घर में जाके पूरी फैमिली को देखना और वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये एक फियर ऑफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लोगों में आ जाता है बिफोर मैरिज। इसी तरह आइडेंटिटी कन्फ्यूजन का एक एलिमेंट है कि शादी के बाद अपनी पर्सनल स्पेस और अपनी मैरिज लाइफ के दरमियान बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी वो एक पर्सनल स्पेस आपको नहीं मिल पाती है और ये काफ़ी ज़्यादा रोल कन्फ्यूजन हो जाती है। इसी तरह ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ में ज़्यादातर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं, आपका अपना फैमिली इन्वायरमेंट, जिस फैमिली से उठकर आप दूसरी फैमिली में आ रहे हैं, पीछे जो फैमिली इन्वायरमेंट आपका रहा है उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा एंजाइटी रिलेटेड टू फ्यूचर, अगर कोई करियर ओरिएंटेड फीमेल है या मेल है और उनको शादी के बाद रिलोकेट करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है, तो उनको एक काइंड ऑफ एंजाइटी भी फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं जो लोग फेस करते हैं और इन सब को आप कैटर कर सकते हैं, इनके प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकती है और इन फियर्स को ओवरकम किया जा सकता है थ्रू प्री मैरिटल काउंसलिंग। सो प्री मैरिटल काउंसलिंग बेसिकली वो स्टेज है, वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है कि जिससे आप लेटर ऑन लाइफ के होने वाले मसलों को पहले से ही डिस्कस करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं ताकि एक हेल्दी रिलेशन की तरफ जा सके। जिस तरह अभी आपने बात की है प्री मैरिटल काउंसलिंग की, तो हमारी सोसाइटी के अंदर काउंसलिंग के साथ भी एक बड़ा स्टिग्मा अटैच है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली काउंसलिंग को ना ये देखा जाता है कि ये किसी मेंटल इलनेस के साथ रिलेट कर रही है और आप काउंसलिंग सिर्फ तभी लेते हैं जब आपके कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काउंसलिंग एक प्रिवेंटिव और ग्रोथ फोकस्ड प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने आप को जानते हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए,
आपकी अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, आपके अपने गुड स्ट्रेंथ्स क्या हैं, बैड स्ट्रेंथ्स क्या हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप नेक्स्ट लाइफ में थ्राइव कर सकते हैं थ्रू नोइंग योर ओन सेल्फ। ओके। तो जब आप खुद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट, अगर हम प्री मैरिटल की स्पेसिफिकली काउंसलिंग की बात करें, तो जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम नेक्स्ट एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बड़ी इजीली मूव ऑन कर सकते हैं विद नोइंग ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। तो काउंसलिंग इज़ नॉट अ प्लेस कि आप सिर्फ कोई प्रॉब्लम ही हो तो आप आए, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स बेसिकली अ विजडम यू कैन टेक। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छे तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया और हमारे नाज़रीन के लिए मेरे ख्याल से बड़ी आसानी होगी समझने के लिए कि काउंसलिंग के साथ कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है बेसिकली। जिस तरह आपने काउंसलिंग के स्टिग्मा की बात की है, तो स्टिग्मास तो बहुत ज़्यादा मतलब और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें तो उसके साथ बड़ा स्टिग्मा अटैच है, फर्टिलिटी के साथ बड़ा स्टिग्मा अटैच है, और कई ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे HIV है, उसके साथ बड़ा स्टिग्मा अटैच है। तो किसी भी किस्म का जो स्टिग्मा अगर हो तो उसको इंसान कैसे ओवरकम कर सकता है? बेसिकली जब एक सोसाइटी में या कल्चर में स्टिग्मा स्टार्ट होता है ना, या लेबलाइजिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टार्ट होती है, तो वो अनअवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से शाउट नहीं होता लोगों में, मिथ्स बहुत ज़्यादा होती है और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। सही, बिल्कुल। जिसकी वजह से स्टिग्मास जनरेट होते हैं, और उन स्टिग्मास को हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, थ्रू एजुकेशन, कि आप किस तरह लोगों को एजुकेट कर सकते हैं थ्रू सर्टन वे। अब तो हमारे पास जैसे सोशल मीडिया एक बिगर प्लेटफॉर्म आ गया जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को, अगर हम पास्ट का कंपैरिजन करें अब, तो पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके साथ इवन कि हम लोग भी अवेयर नहीं थे कि ये चीज़ ऐसे है या इस तरह। जैसे अगर मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल दूँ तो कोरोना से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड था कि वैक्सीनेशन कराएंगे तो डेथ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी। तो ये सारी चीज़ें ना अवेयरनेस के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट अभी भी वर्किंग कर रहा है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कैंपेन स्टार्ट हुई हुई हैं। प्री मैरिटल इज़ वन ऑफ दैम। उनमें बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम, फियर्स लोगों के जो थे इनसे रिलेटेड, जो उनके थी इनसिक्योरिटीज़ की, ये चीज़ ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, उससे रिलेटेड बहुत सारा काम हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो ये थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेशन और इन सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम इन स्टिग्मास को ओवरकम कर सकते हैं और एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। और जो जिस तरह आपने बात की है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, और बेसिकली प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर जो है जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो जिसके मतलब गाइडेंस देते हैं, तो स्टिग्मा इज़ आल्सो वन ऑफ देम। तो उसमें हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिलेटेड स्टिग्मास हैं या फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड स्टिग्मास हैं, या इट कैन बी एनी अदर स्टिग्मा एज वेल। सो तो उसको कैटर करने के लिए जिस तरह आपने बताया है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के ज़रिए भी उसको हम गाइड कर सकते हैं अपने नौजवानों को, अपने इंडिविजुअल्स को, कि किस तरह आप स्टिग्मा को ओवरकम करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट के प्री मैरिटल का अब ये एक प्रोसेस मतलब स्टार्ट हुआ है, अगर वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, लेकिन पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लोगों को शायद इस चीज़ का पता भी नहीं था, जस्ट लाइक मेंटल हेल्थ। लेकिन अब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, एंड बाकायदा वो इस चीज़ के लिए एग्री भी हैं कि हाँ वी आर विलिंग टू टेक प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव और एक हेल्दी सोसाइटी का एक इंडिकेटर है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली जनरेशन को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल ऐसी है। स्टिग्मा की बात तो हो गई, शादी के बाद जो एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, क्या ये नॉर्मल है? और इससे हम प्री मैरिटल स्टेज के ऊपर किस तरह अपने आप को तैयार कर सकते हैं इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट इश्यूज़ नॉर्मल हैं और हर कोई फेस करता है। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते क्या हैं और ये किस तरह आगे प्रोलॉन्ग हो सकते हैं अगर आप इसको टाइमली देखते नहीं हैं इन प्रोसेस को। बेसिकली जब भी एक इन्वायरमेंट से आप दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो चेंज आता है, और चेंज इज़ ऑलवेज अनसेटलिंग। तो जब भी आपके लिए चेंज आएगा आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में। अगर आप फॉर एग्जांपल घर से कॉलेज गए हैं या हॉस्टल गए हैं तो एक चेंज आता है आपके इन्वायरमेंट में। इसी तरह शादी में भी एक घर से आप दूसरे घर में जाते हैं तो एक इन्वायरमेंट चेंज आता है, या कोई पर्सन आपके साथ आकर रहने लगता है तो आपका भी एक इन्वायरमेंट चेंज आता है, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। अब शादी के प्रोसेस में स्पेसिफिकली क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट माइंडसेट्स, विद डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स, उनकी टोटल एक्सपेक्टेशंस, उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग की वो स्टेज है जहाँ पर इसी तरह के इश्यूज़, जो बाद में आने वाले इश्यूज़ को आप पहले से ही अंडरस्टैंड कर लें और उस चीज़ को रिजॉल्व करने की स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स या अपनी स्ट्रेंथ्स को उस तरह शार्पन कर लें कि वो आपको लेटर ऑन प्रॉब्लमेटिक ना हो।
आपके सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है थ्रू प्री मैरिटल काउंसलिंग, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज इन्हांस होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे काम किया जाता है कि किस तरह आप इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके इमोशंस को रिसीव कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव और हेल्दी वे। फिर सबसे ज़्यादा होता है कि रिलेशनशिप में अपने बाउंड्रीज़ किस तरह सेट करनी है, और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह दूसरे लोगों की बाउंड्रीज, जो आपके इन लॉज हैं या आपका पार्टनर है, उसकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें प्री मैरिटल काउंसलिंग की जो स्टेज है ना, इसी पर ही आप केटर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इन पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी ना, तो लेटर ऑन सिर्फ आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, आपके साथ इर्द गिर्द लोगों की भी लाइफ इफेक्ट होगी, और आपका रिलेशनशिप वो एक हेल्दी या एक नर्चरिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। और वो एक टिपिकल, जिसे हम मैरिज कहते हैं ना, कि वही मसले मसाइल जो एक, अब तो खैर बहुत ज़्यादा उसको मजाक की सेंस में भी लिया जाता है कि शादी है तो बस रोने धोने ही होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए अराइज होती हैं। अगर टाइमली उस चीज़ को हम देख लें, उसका प्रोग्नोसिस टाइम से वो चीज़ पकड़ लें, तो वो चीज़ ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल आपने बताया कि एडजस्टमेंट इश्यूज़ के हवाले से और किस तरह हम प्री मैरिटल स्टेज के ऊपर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो मैं आपकी बातों से अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो सॉल्यूशन है, मतलब इन तमाम मसाइल का, चाहे हम मेंटल हेल्थ की बात करें, चाहे हम एडजस्टमेंट इश्यूज़ की बात करें, चाहे हम स्टिग्मास की बात करें। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में गाइडेंस फ्राहम करती है। ऐसे ही है? बिल्कुल। बेसिकली शादी सिर्फ वो कपड़े, जूते और हॉल की बुकिंग नहीं होती है। बिल्कुल। शादी मेंटली भी आपकी एक प्रिपेयर्डनेस ज़रूर होती है इसमें। आप जब तक इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो देन यू हैव टू गो फॉर, आप ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए आप वो हैं विलिंग, तो फिर आप इस चीज़ के लिए कमिटमेंट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बात की है एडजस्टमेंट इश्यूज़ के हवाले से, और आपने कहा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होता है, तो इसके अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो कपल्स हैं उनको एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं अदर दैन चेंज ऑफ इन्वायरमेंट? अगर तो हैं वो हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ देम। बाकी ये है कि कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, जिसमें अडेप्टेबिलिटी आ जाती है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कितनी फ्लेक्सिबल है जो अडेप्ट कर सके वो चेंज ऑफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमारे जब स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो कुछ माइंडसेट्स प्री फीड होते हैं, उनको पहले से कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, कुछ उन्होंने खुद सीख ली होती हैं, मोस्टली वो नेगेटिव ही होती हैं। बिल्कुल ऐसी कि ये चीज़ ऐसे अपने गार्ड्स ऑन रखने हैं, दिस एंड दैट। तो इसकी वजह से भी ना आपको जाके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी अपनी आप स्पेस नहीं देते हैं खुद को। सही है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नेचर में नहीं आती है, वो अडेप्टेबिलिटी जो आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए ना फॉर दैट एडजस्टमेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, वो आपके अंदर नहीं। बैक ऑफ द माइंड आपके वो जो चीज़ें चल रही होती हैं वही आपको ड्राइव कर रही होती हैं एक्चुअली। आप अपना माइंडसेट एक साइड पे रख के वो जो लोगों के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस और वो जो नेगेटिविटी होती है ना रिलेटेड टू इन लॉज और समथिंग, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो और वो लोगों की जो एक्सपीरियंसेस है ना उनको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो। तो मैं ये एक मैसेज भी उन न्यूली वेड्स को देना चाहूँगी कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें। सही है, खुद सिचुएशन को देखें, लोगों को अंडरस्टैंड करें, जिन लोगों में आप जा रहे हैं उनकी नेचर को, हर चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करें और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें, बजाय ये कि आप किसी और का नेगेटिव एक्सपीरियंस को अप्लाई करें अपने रिलेशन में। बिल्कुल सही। तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने बात की है एडजस्टमेंट इश्यूज़ के हवाले से और हमने वो किस तरह एडजस्टमेंट इश्यूज़ पैदा होते हैं, क्या उसकी रीज़न्स होती हैं, वो हमने बात की है। लेकिन अब मैं आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता हूँ कि जो एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं क्या वो मेंटल हेल्थ को ट्रिगर कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, और अगर वो करते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन फिर होना चाहिए? जी बिल्कुल। बेसिकली एडजस्टमेंट इश्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो ये कह लें कि रूट कॉज होती है एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर भी कर सकती है एंड समटाइम्स ये होता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके एडजस्टमेंट इश्यूज़ को ट्रिगर कर देते हैं। ठीक। ये वाइस वर्सा प्रोसेस चलता है। अब इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि सबसे पहले दोनों पार्टनर्स में म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक वो कहते हैं ना कि अनसेट उनके आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे वो दूसरों को मेंटल लेवल पे समझें कि अगले पर्सन की इमोशनल नीड्स क्या हैं और वो डिमांड क्या कर रहा है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को इस तरह कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ट्रिगर भी हो जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ जस्ट लाइक योर फिजिकल हेल्थ, जैसे हमें फ्लू हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ में हो सकती है, इसी तरह मेंटल हेल्थ में भी
कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हम सब अपनी लाइफ में फेस करते हैं। हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, एंजाइटी होती है। इसी तरह आपको आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सही, बिल्कुल। तो इसमें ये नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा वो शोर मचाने वाली बात है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर अवेलेबल होता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ज़रूरत ये होती है कि सबसे पहले आप एक दूसरे को स्पेस दें, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, आप अपने पार्टनर को वो सेफ स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ वो आपको खुल के बता सके कि वो करंटली किस माइंड स्टेट में है, किस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहा है और क्या। इस तरह अगर वो अपनी इमोशनल नीड्स आपके साथ डिस्कस करे, इट्स वेरी गुड। और वो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी वहीं पे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी दी जाती है। तो आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको जितनी ज़रूरत है, और आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये दोनों पार्टनर्स के म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एम्पैथेटिक वे में एक दूसरे को वो सपोर्ट करें तो किसी भी प्रॉब्लम को वो इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बड़ा अच्छे तरीके से सारा स्टार्टिंग फ्रॉम के मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ के हवाले से शादी से पहले कौन से इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं और उनको इंसान किस तरह कैटर कर सकता है, बड़ी डिटेल हमने गुफ्तगू की है। लेकिन एक मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ बड़ा एक स्टिग्मा भी, लोग इसको स्टिग्मेटाइज भी करते हैं, तो एक जो मैसेज है आप हमारे नाजरीन के लिए वो एक मैसेज दे के लास्ट मैसेज है क्या होगा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन के अंदर? अगर मैं कहूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से यही कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें। और अगर स्पेशली मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ तो शादी जैसे अगर आपने किसी लंबे सफ़र पे जाना है ना, तो आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसकी मेंटेनेंस देखते हैं कि वो गाड़ी लंबे सफ़र तक के लिए ठीक है भी या नहीं। इसी तरह शादी भी एक वो बहुत ही इमोशनल लंबी जर्नी होती है। तो इसके लिए दोनों इंडिविजुअल्स का मेंटली साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पहले ये सारे मेंटल चेक बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी अपनी सेल्फ स्टेबल है, ताकि आप अगले आने वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर सकें और उसे सेफ़ स्पेस प्रोवाइड कर सकें, जिस तरह की सेफ़ स्पेस आप खुद चाहते हैं। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग वो स्टेज है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी दी जाती है, आपको मैनेजमेंट के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाते हैं और किस तरह आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में आगे स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी डिटेल से और बड़ी कम्प्रीहेंसिवली मेंटल हेल्थ को और उससे जो लिंक्ड तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, जितने भी मसाइल हैं, मेरे ख्याल से आपने बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू की है। और नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा, हमारा ये जो पॉडकास्ट है। और स्पेशली जो हमारे मेहमान थी आज, जिस तरह उन्होंने मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब किया और मेंटल हेल्थ के हवाले से जो स्टिग्मा अटैच है उसको उन्होंने बताया कि किस तरह आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब फिर जो एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं शादी के बाद, वो एक नॉर्मल चीज़ है और उनको किस तरह आप हल कर सकते हैं और को किस तरह अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट अपनी पॉडकास्ट की एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।